हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण आई एस पी सी एस। ये 24 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ जो भी न्यूज आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। हम यहाँ इन न्यूज आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि इन न्यूज आर्टिकल्स के समरी होते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स इस तरह से हाईलाइटेड होते हैं येलो कलर में, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ जो है इस तरह से ब्लैक लेटर में होते हैं जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ, जो कि एक्सप्लेन्ड पेज का है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को नोटिफाई किया गया है। सो ये न्यूज़ में है। पिछले साल एक एक्ट लाया गया था, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था? पिछले कुछ सालों में डिजिटल कंटेंट जो सोशल मीडिया है उससे रिलेटेड गेम्स जैसे कि माई ड्रीम 11, पोकरबाजी, विंजो, ये सब पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे जिन पे ऑनलाइन गेमिंग खेली जाती थी। सो आए दिन ये देखा जा रहा था कि इससे रिलेटेड एडिक्शंस, बिकॉज इसमें मनी भी इन्वॉल्व होते थे, साइबर क्राइम और फ्रॉड, सो इन सब मामलों में बढ़ोतरी हो रही थी। सो अगर कोई भी इस तरह के प्लेटफॉर्म है उसको अगर प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया जाए तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, और एडिक्शन और किलिंग ये सब फिर बिगर कंसर्न बन जाते हैं। सो इसी के लिए गवर्नमेंट का पर्पस था कि इन जो ये एक्सीडेंट हो रहे हैं इनको प्रिवेंट किया जाए। सो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। इसमें से कुछ प्रावधान किए गए थे जिसमें कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको बनाने की बात कही गई थी। उसके बाद जो भी ऑनलाइन गेम्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था: ऑनलाइन मनी गेम, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स। अब इसमें अंतर क्या है तीनों में? ऑनलाइन मनी गेम्स वो गेम्स हैं जिसमें कि मनी इन्वॉल्व है, मतलब कि पैसे का लेन देन। ऑनलाइन सोशल गेम्स वे हैं जो सिर्फ एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस से खेले जाते हैं, उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। और ई स्पोर्ट्स वैसे गेम्स जो कि एज अ टूर्नामेंट के रूप में खेले जाते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट का टूर्नामेंट खेलते हैं तो वो ग्राउंड में खेलते हैं, बट क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑनलाइन भी हो सकता है, जैसा कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पे खेलते हैं। तो इस तरह के जो कलेक्टिव गेम्स होंगे, टूर्नामेंट टाइप के गेम्स होंगे, उसको ई स्पोर्ट्स में रखा जाएगा। सो उसमें रेगुलेशन में, उस एक्ट में क्या प्रावधान था? जो ऑनलाइन मनी रिलेटेड गेम्स हैं उन पे ब्लैंकेट बैन तो नहीं किया गया था, बट इसको हैवली डिस्करेज किया गया था, बिकॉज जो घटनाएं देखने को मिल रही थी तो गवर्नमेंट के लिए ये एक बिगर कंसर्न बन गया था कि इन घटनाओं को कैसे रोका जाए। सो ऑनलाइन मनी गेम से रिलेटेड जो भी गेम्स हैं उन पे ब्लैंकेट बैन तो नहीं लगाया गया था, बट उनमें हैवी रेस्ट्रिक्शंस, हैवी कंप्लायंस, मतलब कि अगर किसी प्लेटफॉर्म को एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ओपन करना है तो उसको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे और बहुत सारे कंप्लायंस उसमें है। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है 1000 टाइम पहले वो रीथिंक करेगा ओपन करने से पहले। सो अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो ऑनलाइन मनी रिलेटेड गेम्स को हैवी रेस्ट्रिक्टेड करके उसको डिस्करेज किया गया था, बट इस पे कंप्लीट बैन नहीं था। और दूसरे जो टाइप है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि इंटरटेनमेंट के लिए पर्पस के लिए है, या स्पोर्ट्स अगेन इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो इन पे उस तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए थे। उसके बाद जो ऑनलाइन मनी गेम्स में पेमेंट प्लेटफॉर्म है उनके लिए ये रूल्स था कि वो इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर पेमेंट मतलब लेन देन होता है तो उससे पहले उसको वेरीफाई करेंगे, मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसको वेरीफाई करेंगे कि ये लीगल है या नहीं है, तभी उसके बाद जो है पेमेंट ओपन करेंगे, अदरवाइज उसको ब्लॉक कर देंगे। सो एक ये पेमेंट का इशू था। उसके बाद इस एक्ट में ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पावर दिया गया था कि मतलब इस तरह के कोई कंप्लेन आते हैं तो वो पहले देखेगी और उसके बाद फिर अपेलेट अथॉरिटी इसको डील करेगी। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्लाउज था वो था डेटा लोकलाइजेशन का। आप जैसे कि सोशल मीडिया, डिफरेंट सोशल मीडिया के बारे में सुनते होंगे कि उनके डेटा जो है उनको लोकलाइज करने की बात चलती है, और इस पर बहुत सारी बहस होती है, कन्फ्रंटेशंस होते हैं। सो डेटा लोकलाइजेशन क्या है? कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सोशल मीडिया
जिसमें कि यूजर्स हो, तो उनसे रिलेटेड डेटा, मतलब यूजर्स जो यूज करते हैं तो उनसे रिलेटेड डेटा को कहाँ स्टोर किया जाए, ये चर्चा होती है। तो डेटा लोकलाइजेशन कहने का मतलब है कि इंडिया में अगर कोई फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन प्लेटफॉर्म जो है ऑपरेट कर रही है, तो यूजर्स का जो डेटा है उसको इंडिया में ही स्टोर करना होगा, ताकि अगर इससे रिलेटेड बाद में कोई कंप्लेन आता है या कोई भी इश्यूज आती है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उस डेटा को ईजिली एक्सेस कर सके। और दूसरी बात ये भी कि इन डेटा का मिसयूज ना हो सके दूसरे कंट्रीज में। सो इसमें एक डेटा लोकलाइजेशन के लिए प्रावधान किया गया था। सो अगर पूरे एक्ट को देखें तो यूजर सेफ्टी, मतलब कि इस तरह के गेम्स खेलने वाले लोगों के यूजर सेफ्टी को बिजनेस के ऊपर रखा गया। बिकॉज जो घटनाएं हो रही थी वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकते, बिकॉज ऐसा देखा जा रहा था कि उससे रिलेटेड किलिंग्स हो रहे थे, लोग कर्ज में डूब रहे थे और बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे। सो गवर्नमेंट को ये एक्ट लाना पड़ा और अभी जो है उस एक्ट के तहत जो रूल्स थे उसको नोटिफाई किया गया है। सो ये न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। 8 पे कमीशन इसका गठन होने वाला है। सो ये न्यूज़ में है और ये चर्चा हो रही है। हमारे यहाँ लगभग हर एक 10 साल पे कमीशन गठित किया जाता है। ये पे कमीशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरीज रिवीजन का फ्रेमवर्क बनाती है। और ये लगभग, मतलब कि एक फिक्स रूल तो नहीं है, बट लगभग 10 साल के अंतराल में ये पे कमीशन का गठन किया जाता है। तो इस बार की चर्चा क्या है? सो इस बार जो 8th पे कमीशन गठित होने वाला है उसमें गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि सैलरी हाइक जो हो उसमें परफॉर्मेंस बेसिस इसको शामिल किया जाए। बिकॉज हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी इसको लेकर के बहुत चर्चा होती है और फाइलें टेबल टू टेबल घूमती रहती है और डिले होता है। उसके कारण जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो जो है टाइम पे नहीं होता है। सो गवर्नमेंट का प्रयास है कि सैलरी हाइक को कैसे परफॉर्मेंस बेसिस पे जोड़ा जाए। हालांकि इस तरह के प्रयास पहले भी हुए हैं, जो ऑथर का कहना है यहाँ पे। इस तरह के प्रयास में जो पहले किए गए हैं उसमें जो मेजर जो ऑब्स्टिकल है वो है कि इनका मेजरमेंट। अब परफॉर्मेंस बेसिस पे अगर सैलरी हाइक होती है तो कैसे मेजर किया जाएगा कि कौन सा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो वो एक मेजर गैप है। और ऑथर इसको प्राइवेट जो एंटिटी है उससे कंपेयर करते हैं। मतलब कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी में अगर ये देखना है कि परफॉर्मेंस कैसा है उसके एम्प्लॉय का, तो वो सीधा रूल है कि प्रॉफिट। प्राइवेट कंपनी का जो मेन गोल होता है और फिक्स्ड गोल होता है वो होता है प्रॉफिट। बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट सर्विस है उसमें मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है। सो उनका गोल जो है चेंज होता रहता है। सो इसको कैसे मेजर किया जाए वो एक चैलेंज है। ऑथर का ये भी कहना है कि हम ये सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो एफिशिएंट है या वो अच्छे नहीं है जिसके कारण काम में डिले हो रही है। बट कहीं ना कहीं सिस्टम में जो लैक्यूना है, सिस्टम में जो रिजिडिटी है, उसके वजह से भी एम्प्लॉय जो है कंपेल होते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तो फाइलें जो है एक टेबल से दूसरे टेबल पर ट्रांसफ़र होती रहती है जिससे डिले होता रहता है, जिसको ब्यूरोक्रेटिक डिले बोलते हैं। उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय खुद से कुछ इनिशिएटिव लेना चाहे तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसके कारण वो इनिशिएटिव नहीं ले पाता है। सो ये हमारे जो सिस्टम है उसका रिजिडिटी है, न कि उस एम्प्लॉय का इन एफिशिएंसी है। सो ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि हमें इस रिजिडिटीज़ को आसान करना होगा, हमें इस रिजिडिटी से निकलना होगा और जो सिस्टम है उसको ईज में करना होगा। और ऑथर ने यहाँ सजेस्ट किया है जो हमारे यहाँ परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए एक पुख्ता मापदंड बनाया जाना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने सजेस्ट किया है कि अगर किसी कोई रैंक है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक रैंक है, तो उसमें डिफरेंट लेवल्स को बनाया जाए। वो लेवल जो है कैसे डिसाइड होंगे, मतलब कोई भी एम्प्लॉय जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे उस लेवल्स पे होंगे और वो लेवल जो है उनकी सैलरी डिसाइड करेगा। सो मेजरमेंट और उसका मापदंड उसको पुख्ता करने की ज़रूरत है। हमारे सिस्टम जो है उसकी रिजिडिटी को आसान करने की ज़रूरत है
और फिर जो फाइनल सजेशन है कि एक रैंक है उसमें डिफरेंट लेवल्स को बनाया जाए और फिर परफॉर्मेंस बेसिस पे उन लेवल्स के हिसाब से सैलरी को हाइक किया जाए। अभी जो सिस्टम है उसके अनुसार क्या होता है कि आइदर सीनियरिटी बेसिस या फिर टाइम बेसिस, मतलब कोई अगर 10 साल गवर्नमेंट में सर्विस किया है और इस तरह से उसकी सीनियरिटी डिसाइड की जाती है, तब उस हिसाब से उसकी सैलरी जो है हाइक होती है। सो इसी सिस्टम को जो है इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। ये स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड है। जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आया है, उसकी वजह से फिर एनर्जी शॉक और फिर इन्फ्लेशन, और साथ साथ इस साल जो है मॉनसून नॉर्मल लेवल से कम रहने वाला है और ये अल्नीनो का सीजन होगा। सो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ता है? वीक कंजम्पशन, मतलब कि वीक डिमांड होगा। सो इकोनॉमी जो है स्लो ग्रोथ होगी। तो जो रेवेन्यू है स्टेट की वो कम आएगी। सो ऑथर का यहाँ कहना है कि इस जो सिनारियो है इसमें स्टेट जो है जो उनका एस्टिमेट होता है रेवेन्यू को लेकर वो ओवर एस्टिमेट हो सकता है, मतलब कि वो जो एक्चुअल रेवेन्यू आने वाला है उससे ज़्यादा एंटिसिपेट करेगी। बट चूंकि ये वीक कंडीशंस जो इकोनॉमी के उसकी वजह से एक्चुअली रेवेन्यू कम आएगा और फिर गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग भी मुश्किल होगी और तब जो है गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं बचेगा और फिर वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, उसको कट करेगी। सो ऑथर का कहना है कि गवर्नमेंट को पहले से ही ये सचेत रहना चाहिए और इस पर वर्क करना चाहिए और फिजिकल प्रूडेंट, मतलब कि जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है उसको सोच समझ के करना चाहिए और आने वाला जो स्लो ग्रोथ और उससे जो लेस स्टेट रेवेन्यू है उसको ध्यान में रखकर खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, आरबीआई के द्वारा बुलेटिन जारी किया जाता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी का। तो ये जो अगेन वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड जो बुलेटिन जारी किया गया है कि क्या इकोनॉमी रह सकती है और क्या स्टेट ऑफ इकोनॉमी रह सकती है। सो आरबीआई ने ये वार्न किया है कि जो अभी सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आए हैं तो ये सप्लाई साइड में तो अवरोध देखने को मिल ही रहा है, उससे जो है डिमांड साइड भी अफेक्ट हो सकता है। वो ऐसे कि जब सप्लाई चेन डिसरप्ट होता है तो इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड जो है वीक हो जाता है। वीक डिमांड का मतलब वीक कंजम्पशन और फिर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ये सप्लाई चेन में डिसरप्शन से ये जो है डिफरेंट इसके इम्पैक्ट होते हैं और दूसरे एरियाज भी अफेक्ट होते हैं। सो आरबीआई का कहना है कि गवर्नमेंट को और जो पॉलिसी मेकर्स है उनको विजिलेंट रहना होगा, मतलब कि जो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर को लेकर के उसको पहले से ही सतर्क रहना होगा। हालांकि इंडिया का जो फंडामेंटल है मैक्रो फंडामेंटल्स वो स्ट्रांग है। मैक्रो फंडामेंटल्स क्या होते हैं? जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग 7% के आसपास, इन्फ्लेशन जो आरबीआई का टारगेट है 4 ± 2, इससे जस्ट नीचे ही है। ये जो अभी मार्च का इन्फ्लेशन रहा है वो 3.6% रहा है और उससे पहले जो है उससे भी कम रहा है। सो इन्फ्लेशन भी अपने टारगेट के नीचे है। उसके बाद जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो बैड लोन्स है पहले के कंपेरिजन में वो कम है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है अच्छा है। सो एक्सटर्नल शॉक्स को वो सह सकता है। उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी है वो ज़्यादा डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है। सो अगर बाहर अगर कुछ इफेक्ट होता है और उससे जो कोई एक्सपोर्ट वगैरह अगर इफेक्ट होता है, सो उससे जो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट होगा वो उतना नहीं होगा बिकॉज हम डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। सो आरबीआई का कहना है कि हमारे ऑल्दो फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रांग है, बट हमें जो आने वाला समय है और जो फ्यूचर रिस्क है उसके प्रति विजिलेंट रहना होगा बिकॉज ये सप्लाई का जो डिसरप्शन है वो ट्रांसफर कर सकता है अपने इफेक्ट को दूसरे एरियाज में, जैसे कि वीक डिमांड और फिर उससे स्लो ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली में 2 नए एआई
सेंटर ऑफ एक्सलेंस इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। सो ये न्यूज़ में है। ये क्या है? ये इंडिया एआई मिशन, मतलब कि इंडिया में एआई इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें जो डिफरेंट गवर्नमेंट के बॉडीज़ होंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होंगे और इंडस्ट्रीज होगा, उसका कोलैबोरेशन होगा। और इसमें जो एआई से रिलेटेड इनोवेशन, रिसर्च और स्टार्टअप्स, इनको सपोर्ट किया जाएगा, ताकि इंडिया में जो एआई का इकोसिस्टम है, उस एआई इकोसिस्टम का यूज पब्लिक सर्विस के डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए, बेटर करने के लिए किया जा सके। तो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।